नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ लो पर। आज हम दोस्तों बनने जा रहे हैं क्लास 12 की समष्टि अर्थशास्त्र का मुद्रा और बैंकिंग नामक पाठ। इसमें हम देखेंगे कि बैंकिंग प्रणाली कैसे काम करती है, कौन-कौन से बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक क्या हैं और केंद्रीय बैंक क्या है। दोस्तों मैंने मुद्रा पहले ही पढ़ा चुका हूँ। मुद्रा की जो वीडियो है हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी है। मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप मुद्रा की वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक, चलिए हम आज बढ़ते हैं बैंकिंग की तरफ कि बैंकिंग कैसे काम करती है, बैंकिंग प्रणाली में कौन-कौन से प्रकार के बैंक होते हैं। दोस्तों बैंकिंग चालू करने से पहले हम देख लेते हैं कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। बैंक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। प्रथम वाणिज्यिक बैंक और दूसरा केंद्रीय बैंक। वाणिज्यिक बैंक वो होते हैं जिनके साथ क्या करते हैं, जनता अपना मतलब डीलिंग करती है, जिसके साथ जनता अपना पैसा जमा करेगी, जिससे जनता ऋण लेगी, यानी कि ये बैंक क्या कहलाते हैं, वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। और इन इन बैंकों का भी एक बैंक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रीय बैंक कहते हैं। यानी कि जो केंद्रीय बैंक होता है उसका संबंध किससे होता है, बैंकों से होता है, ना कि जनता से। और क्या होता है, केंद्रीय बैंक जो होता है सभी बैंकों की निगरानी करता है, यानी जो सभी वाणिज्यिक बैंक है उनकी निगरानी करेगा। और दोस्तों केंद्रीय बैंक जो होता है देश में एक ही होता है, लेकिन वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, देश में कई सारे होते हैं। जैसे हमारे देश में आप देखेंगे तो कई सारे वाणिज्यिक बैंक है ना, जैसे कि एसबीआई है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, यूनियन बैंक है। लेकिन हमारे देश का सिर्फ एक ही केंद्रीय बैंक है, जो कौन सा है, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई बोलते हैं। ठीक, तो यानी कि देश का जो होता है वाणिज्यिक बैंक वो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो केंद्रीय बैंक होता है वो एक ही होता है और केंद्रीय बैंक से जनता का संबंध नहीं होता है। दोस्तों इस वीडियो में हम केंद्रीय बैंक के बारे में ही पढ़ेंगे, तो चलते हैं केंद्रीय बैंक की तरफ कि केंद्रीय बैंक क्या होता है, इसके कार्य क्या है। देखिए दोस्तों, केंद्रीय बैंक एक ऐसा शीर्षक संस्थान है जो देश के समस्त बैंकिंग और मौद्रिक ढांचे को नियंत्रित, नियमित और संचालित करता है। यानी कि क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक है शीर्षक संस्थान, यानी कि ये सभी बैंकों में सबसे क्या है, सबसे ऊंचा है और सबको कंट्रोल करता है। जितने भी बैंक हैं उनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। और देश की जो मौद्रिक नीति होती है उसको भी क्या करता है, संचालित करता है और नियमित करता है। और जो हमारे देश का केंद्रीय बैंक है वो कौन सा बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों केंद्रीय बैंक के कुछ कार्य होते हैं। अब वो कार्य क्या होते हैं हम थोड़ा देख लेते हैं। पहला जो कार्य होता है केंद्रीय बैंक का, करेंसी प्राधिकरण, या जिसको हम बोलते हैं निगमन बैंक। ये कार्य क्या होता है, इसमें केंद्रीय बैंक के पास एकमात्र यह अधिकार होता है कि वो क्या करेगा, वो करेंसी को जारी करेगा। यानी कि देश में जितनी भी मुद्राएं हैं उसको जारी कौन करेगा, सिर्फ जो देश का केंद्रीय बैंक है वही जारी करेगा। ठीक, केंद्रीय बैंक के पास देश में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार होता है। यानी कि देश में जो अन्य वाणिज्यिक बैंक है उनके पास ये अधिकार नहीं होता है कि वो क्या कर सकें, मुद्रा जारी कर सकें। सिर्फ जो देश का केंद्रीय बैंक होता है वही क्या करेगा, मुद्रा जारी करेगा। ठीक, भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कागजी करेंसी नोट, 1 रुपए का नोट और एक सिक्के को छोड़कर जो कि वित्त मंत्रालय जारी करता है, जारी करने का एकमात्र अधिकार है। यानी कि क्या बोल रहा है इसमें कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, हमारे यहाँ सभी कागजी करेंसी नोट जारी करता है, बस 1 रुपए के नोट और सभी सिक्कों को छोड़कर। क्योंकि जो 1 रुपए का नोट है और जो सिक्के हैं उसे कौन जारी करता है, उसे वित्त मंत्रालय जारी करता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आरबीआई को जो नोट जारी करने के मतलब एक अधिकार है, उसके कुछ लाभ होते हैं। तो जो आरबीआई के पास नोट जारी करने के एकमात्र अधिकार के लाभ हैं उसे हम देख लेते हैं कि इसके क्या फायदे होते हैं। देखिए इससे नोटों में प्रचलन में एक रूपता आती है। यानी कि जो अगर सिर्फ देश में एक ही बैंक है जो नोट जारी करेगा तो उससे क्या रहेगा, देश भर में जो नोटों का प्रचलन है उसमें एक रूपता रहेगी। ऐसा नहीं रहेगा कि उत्तर प्रदेश में जो 100 रुपए का नोट है वो नीला है और आप जाएंगे मध्य प्रदेश में तो 100 रुपए का नोट लाल हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। सभी देश के सभी हिस्सों में क्या रहेगा, करेंसी में एक रूपता रहेगी। यानी कि सभी नोट कैसे रहेंगे, एक रूप रहेंगे, एक समान रहेंगे। और यह केंद्रीय बैंक को मुद्रा पूर्ति को प्रभावित करने की शक्ति देता है। यानी कि इससे क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक होता है मुद्रा पूर्ति को इससे प्रभावित कर सकता है, जब उसके पास एकमात्र अधिकार रहता है नोट जारी करने का। मुद्रा पूर्ति का मतलब क्या होता है, मनी सप्लाई, यानी कि जनता के पास जो पैसा है उसको प्रभावित करने की शक्ति इसके पास आ जाती है। यह सरकार को नोट जारी करने के संदर्भ में केंद्रीय बैंक पर निगरानी और नियंत्रण रखने में सक्षम बनाता है। तीसरा लाभ यह है कि यह मौद्रिक प्रणाली में जनता के विश्वास को बनाए रखता है। यानी कि जब केंद्रीय बैंक के पास ही सिर्फ नोट जारी करने का अधिकार रहेगा तो जनता का विश्वास क्या रहेगा, मौद्रिक प्रणाली में बना रहेगा। यानी कि कोई भी नोट आदमी आसानी से क्या कर सकता है, उससे लेन देन कर सकता है और उस पर क्या रहेगा, लोगों का विश्वास बना रहेगा। आपने देखे होंगे ना, नोट पे साइन रहते हैं कि मैं धारक को
10 रुपए या 100 रुपए या 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ, तो उससे क्या रहता है, जनता का विश्वास बना रहता है किसमें, मौद्रिक प्रणाली में। अब इसका तीसरा काम है केंद्रीय बैंक का, वो है सरकार का बैंक, यानी कि बैंकर टू दी गवर्नमेंट। देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक तथा सभी राज्य सरकारों के लिए बैंकर, एजेंट और वित्तीय सलाहकार की भूमिका निभाता है। यानी कि जो आरबीआई है, ये किसका बैंक है, सभी केंद्र सरकारों का और सभी राज्य सरकारों का क्या है, एक रूप से ये बैंक है। और क्या करता है, उनके वित्तीय सलाहकार की भूमिका निभाता है। वित्तीय सलाहकार मतलब क्या होता है, जब उन्हें किसी भी वित्तीय मामले में मतलब सलाह चाहिए होती है, तो क्या करता है, आरबीआई उन्हें सलाह देता है। बैंकर के रूप में यह सरकार से संबंधित समस्त बैंकिंग कार्यों का संचालन करता है। यानी कि जो सरकार का बैंकर है, तो सरकार के सारे बैंकिंग कार्य, जैसे सरकार के पैसे जमा करना या सरकार के लिए ऋण देना या सरकार के लिए पैसे लेना, यानी कि अगर कोई भी कार्य होगा जो बैंक से रिलेटेड होगा, वो कौन करेगा, सरकार का, वो सभी कार्य कौन करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि केंद्रीय बैंक करेगा। यह उनके नगद कोष को रखने के लिए चालू खातों को बनाए रखता है। यानी कि उनके नगद कोष को रखने के लिए केंद्रीय बैंक क्या करता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के चालू खातों को बनाए रखता है। ठीक, यह सरकार की ओर से पैसे जमा करता है, भुगतान करता है और अन्य बैंकिंग जमाओं जैसे पैसे भेजने का कार्य करता है। यानी कि सरकार की ओर से पैसे जमा करता है, सरकार की ओर से भुगतान करता है और सरकार से अगर किसी को पैसे भेजने रहते हैं, तो क्या करता है, सरकार की तरफ से पैसे भी भेजता है। यह अल्प अवधि के लिए सरकार को ऋण और अग्रिम देता है। यानी कि जब सरकार को ऋण की जरूरत होती है, तो क्या करता है, सरकार को अल्पकालिक अवधि के लिए ऋण और अग्रिम प्रदान करता है। सरकार केंद्रीय बैंक को ट्रेजरी बिल बेचकर राशि उधार लेती है। यानी कि सरकार क्या करती है, केंद्रीय बैंक को ट्रेजरी बिल बेचती है और उससे क्या कहती है, पैसे उधार लेती है। ठीक, एक वित्तीय सलाहकार के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार को समय समय पर आर्थिक और वित्तीय और मौद्रिक मामलों में सलाह देता है। यानी केंद्रीय बैंक क्या करता है, सरकार को समय समय पर जो उसकी मौद्रिक नीतियां होती हैं और जो उसकी आर्थिक और वित्तीय नीतियां होती हैं, उनसे संबंध में क्या करता है, उसको समय समय पर सलाह देता है। ठीक, अब देखिए इसका चौथा कार्य है बैंकों का बैंक और पर्यवेक्षक। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि जो बैंकों का बैंक का मतलब यह है, जो केंद्रीय बैंक है हमारे देश का, आरबीआई या किसी भी देश का केंद्रीय बैंक उस देश में उपस्थित सभी बैंकों के साथ वैसे ही संबंध रखता है जैसे कि अन्य बैंक जनता के साथ रखते हैं। यानी कि वाणिज्यिक बैंकों का जो संबंध जनता के साथ है, वही वाणिज्यिक बैंकों का संबंध आरबीआई के साथ है। ठीक, अब इसको अच्छे से और समझ लेते हैं हम। देखिए, वाणिज्यिक बैंकों की सही निगरानी और संचालन के लिए एक एजेंसी होनी चाहिए। हमारे देश में कई सारे वाणिज्यिक बैंक है ना, तो उनके संचालन के लिए कोई ऐसी एक एजेंसी होनी चाहिए ना, जो उन सबका क्या करे, संचालन करे, उन सबकी निगरानी करे। ठीक, सिरमौर बैंक होने के नाते आरबीआई बैंकों का बैंक होता है। यानी कि सिरमौर मतलब क्या है, सबसे शीर्षस्थ बैंक है ना आरबीआई, तो इसीलिए क्या होता है, आरबीआई जो है बैंकों का बैंक होता है और उनके साथ वैसे ही संबंध रखता है जैसे बैंक आम लोगों के साथ रखते हैं। यानी कि आरबीआई का संबंध वाणिज्यिक बैंकों से वैसा ही है जैसे कि वाणिज्यिक बैंकों का संबंध आम जनता से है। अब देखिए, बैंकों के बैंकर के रूप में केंद्रीय बैंक के 3 प्रकार के कार्य हैं, जिनको हम नीचे इस प्रकार देखेंगे। पहला है नगद कोषों का संरक्षण। नगद कोषों का संरक्षण क्या होता है, देखिए, जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जब उसके पास जनता अपनी पैसे जमा करती है, तो जो केंद्रीय बैंक होता है वो क्या करता है, सारे पैसे को उपयोग में नहीं ला सकता है, उसका कुछ पैसे को क्या करना पड़ता है, उसे केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। मान लीजिए कि अगर वाणिज्यिक बैंक में लोग जाकर 100 रुपए जमा करते हैं, तो क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक है ये सारे 100 रुपए को क्या कर सकता है, यूज नहीं कर सकता है। इसमें से एक कुछ मात्रा जो इसकी होगी 100 रुपए की, उसको क्या करना पड़ेगा, इसे केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं नगद कोष का संरक्षक। यानी कि वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक के पास अपनी जमाओं का एक निश्चित अनुपात, नगद कोष अनुपात यानी कि CRR रखना पड़ता है। इस तरह केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के नगद कोष के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। अब इसका जो दूसरा कार्य है वो है अंतिम ऋणदाता, यानी कि लास्ट रिजॉर्ट। अंतिम ऋणदाता से मतलब ये है, जैसे कि हम सभी जब कहीं से अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों या अपने सगे संबंधियों से पैसे पाने में असफल रहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जाके बैंक में लोन लेते हैं। तो वैसे ही जब बैंक होता है, जब वो अन्य स्रोतों से पैसे पाने में असफल रहता है, तो किसके पास जाता है, वो केंद्रीय बैंक के पास जाता है ऋण लेने के लिए। ठीक, जब वाणिज्यिक बैंक अन्य स्रोतों से अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं, तो वह ऋण और अग्रिम के लिए केंद्रीय बैंक के पास जाते हैं, जो अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है। समझ गए, यानी कि जब वाणिज्यिक बैंकों को कहीं से लोन नहीं मिलता है, तो किसके पास जाते हैं, वो केंद्रीय बैंक के पास जाते हैं और केंद्रीय बैंक उसको क्या करता है, लोन देता है। इसी को बोलते हैं अंतिम ऋणदाता। ठीक, और तीसरा कार्य है इसका संशोधन गृह। संशोधन गृह का मतलब ये है, देखिए, जितने भी केंद्रीय
बैंक हैं उनके पास अपने देश के सभी वाणिज्यिक बैंकों का क्या होता है, जितने भी वाणिज्यिक बैंक है उनके क्या होते हैं, खाते के रिकॉर्ड होते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए ए बैंक ने बी बैंक को 100 रुपये भेजे तो क्या करेगा, जो वाणिज्यिक केंद्रीय बैंक है वो ए बैंक से 100 रुपये घटा देगा और बी बैंक के खाते में 100 रुपये जोड़ देगा। इससे क्या होगा, बिना पैसे के लेन देन के ही क्या हो जाएगा, काम जल्दी और सुविधाजनक तरीके से हो जाएगा। ठीक, इसी को बोलते हैं संशोधन गृह। अब इसे और अच्छे से जान लेते हैं। देखिए, केंद्रीय बैंक जैसे भारत में आरबीआई सभी वाणिज्यिक बैंकों की नगद राशि अपने पास रखता है। जैसे हम सभी जानते हैं ना, वो सभी बैंकों की नगद राशि अपने पास रखता है, तो इससे क्या होता है, इसीलिए वह एक संशोधन गृह की तरह काम कर सकता है। अगर वाणिज्यिक बैंक के पैसे केंद्रीय बैंक के पास ना होते तो वो संशोधन गृह की तरह काम ना कर सकता, लेकिन उसके पास वाणिज्यिक बैंकों के पैसे होते हैं, इसीलिए वो क्या कर सकता है, संशोधित गृह के रूप में कार्य कर सकता है। यानी जब एक बैंक को दूसरे बैंक को पैसा देना होता है तो ये लेन देन सीधे बैंक की किताब में दर्ज कर दिए जाते हैं क्रेडिट और डेबिट के रूप में। यानी कि जब एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे उधार लेता है तो वाणिज्यिक बैंक क्या करता है, एक में क्या कर देगा, क्रेडिट कर देगा, यानी कि जो पैसे लेगा उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा, और जो पैसे लेगा उसके अकाउंट में क्या कर, जो पैसे देगा उसके अकाउंट से उसे डेबिट कर देगा। ठीक, ये देखिए, इससे क्या होता है, इससे बैंकों के बीच के लेन देन जल्दी, सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से हो जाते हैं। यानी कि इससे क्या होता है, कोई पैसे का लेन देन वास्तविक रूप से नहीं करना पड़ता है, तो इससे आसानी से लेन देन और सुरक्षित तरीके से हो जाता है। अब आगे देखते हैं इसको एक उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण के लिए, अगर बैंक ए को बैंक बी को 1 लाख देने हैं तो आरबीआई अपने रिकॉर्ड में बैंक ए के खाते से 1 लाख डेबिट देता है और बैंक बी के खाते में जोड़ यानी कि क्रेडिट देता है। यानी कि जब बैंक ए के खाते में बैंक बी को 1 लाख देना होगा तो क्या करेगा, बैंक ए के खाते में 1 लाख डेबिट दिखा देगा और बैंक बी के खाते में क्या करेगा, 1 लाख जोड़ देगा। ठीक, और इससे क्या होता है, दोनों बैंक बिना पैसा भेजे ही लेन देन पूरा कर लेते हैं। यही होता है आरबीआई के संशोधन गृह का कार्य। ठीक, अब देखिए, पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों के लाइसेंस, विस्तार, परिसंपत्ति प्रबंधन, विलयन, परिसीमन आदि का निरीक्षण और नियंत्रण करता है। यह रिटर्न और निरीक्षण के आधार पर निगरानी रखता है। यानी कि पर्यवेक्षक के रूप में क्या करता है, केंद्रीय बैंक किसी भी वाणिज्यिक बैंक को लाइसेंस जारी करता है, यानी कि वो लाइसेंस जारी करेगा किसी भी बैंक को बनने के लिए, और किसी बैंक को क्या कर देगा, विलय कर देगा। कभी कभी आप देखेंगे एक बैंक को दूसरे बैंक में मिला दिया जाता है, और उनका क्या करता है, परिसमापन करता है और उनके परिसंपत्तियों का प्रबंधन भी करता है आरबीआई। ठीक, यानी कि केंद्रीय बैंक। अब इसका 5वां कार्य है विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। इसका मतलब क्या है, यानी कि जितनी विदेशी मुद्रा का कोष होता है वो इसके पास होता है, वो आरबीआई के पास रहता है। आरबीआई उसका क्या रहता है, विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक रहता है। देखिए, केंद्रीय बैंक देश के सोने के स्टॉक और विदेशी मुद्रा के कोषों के संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यह केंद्रीय बैंक को विदेशी मुद्रा पर पर्याप्त नियंत्रण को रखने में सहायता प्रदान करता है। यानी कि इससे क्या होता है, अगर विदेशी मुद्रा सारी किसके पास रहेगी, केंद्रीय बैंक के पास ही रहेगी, तो क्या होगा, केंद्रीय बैंक विदेशी मुद्रा पर क्या कर सकेगा, आसानी से नियंत्रण रख सकेगा। विदेशी मुद्रा के अधिनियम के तहत सभी विदेशी मुद्रा के सौदे आरबीआई के माध्यम से ही होने चाहिए। यानी कि विदेशी मुद्रा अधिनियम क्या कहता है कि जितने भी विदेशी मुद्रा के सौदे होंगे वो सब किसके माध्यम से होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के माध्यम से किए जाएंगे। ठीक, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारा केंद्रीय बैंक है। देखिए, जो केंद्रीय बैंक का छठा कार्य है वो है मुद्रा आपूर्ति और साख का नियंत्रण। यानी कि जो होता है मुद्रा आपूर्ति और साख का नियंत्रक होता है आरबीआई या केंद्रीय बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई को अपनी मौद्रिक नीति द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने का अधिकार है। यानी कि जब मुद्रा होती है उसकी पूर्ति को नियंत्रित करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई को ही है। यानी कि मानिए अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा ज़्यादा है तो उसे क्या करेगा, आरबीआई कम कर देगा, और मुद्रा कम है तो क्या करेगा, उसको बढ़ा देगा। यानी कि मुद्रा आपूर्ति को क्या करेगा, ये आरबीआई ही तय करेगा कि मुद्रा पूर्ति कैसी रहनी चाहिए अर्थव्यवस्था में। ठीक, अब देखिए, यह एक अर्थव्यवस्था में केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण या मुद्रा आपूर्ति की दिशा में अपनाई गई नीति होती है। ठीक, चूंकि आरबीआई को करेंसी जारी करने का अधिकार होता है, अतः यह साख और मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। क्योंकि आरबीआई क्या करता है, करेंसी जारी करता है, इसके लिए क्या होता है, इसके पास अधिकार हो जाता है कि वो क्या कर सके, मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित कर सके और साख को भी क्या कर सके, नियंत्रित कर सके। ठीक, अब देखिए कैसे आरबीआई जो होता है मुद्रा पूर्ति को नियंत्रित करता है।
देखिए, मुद्रापूर्ति को कम करने के लिए जो आरबीआई है वो साख नियंत्रण के उपकरणों का इस्तेमाल करता है। यानी कि जब मुद्रापूर्ति को नियंत्रित करना है, यानी कि मुद्रापूर्ति को कम करना है अर्थव्यवस्था में, तो क्या करता है आरबीआई 2 तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करता है। पहला उपकरण है मात्रात्मक उपकरण, दूसरा है गुणात्मक उपकरण। अब देखिए, मात्रात्मक उपकरण में सबसे पहले आता है बैंक दर। ये बैंक दर क्या होता है? देखिए, इससे पहले आप बैंक दर को समझने से पहले एक छोटी-सी स्टोरी समझिए। मान लीजिए जनता, यानी कि जनता ये है, जनता को लोन की आवश्यकता है, तो जनता लोन लेने कहाँ जाएगी? जनता लोन लेने जाएगी वाणिज्यिक बैंकों के पास। जब वाणिज्यिक बैंकों के पास जनता लोन लेने जाएगी, तो जब वाणिज्यिक बैंक जनता को लोन देंगे तो उस पे क्या लगा देंगे? ब्याज लगा देंगे। ऐसे ही जब वाणिज्यिक बैंकों को लोन की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई के पास जाते हैं, यानी कि केंद्रीय बैंक के पास जाते हैं, और जब केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है तो उस पे क्या कर देता है? वह भी ब्याज लगा देता है। अब जब मान लीजिए केंद्रीय बैंक आरबीआई को लंबे समय के लिए मान लीजिए जो केंद्रीय बैंक है वाणिज्यिक बैंक को लंबे समय के लिए लोन दे रहा है, तो उस पे वो क्या लगाता है? बैंक दर लगाता है। बैंक दर का मतलब क्या है? जब वाणिज्यिक बैंक को केंद्रीय बैंक लंबे अवधि के लिए लोन देता है और उस पे जो दर लगाता है ब्याज की, उसे ही बोलते हैं बैंक दर। और मान लीजिए अब वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए लोन की आवश्यकता है, तो जब वो कम समय के लिए लोन लेता है वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से, तो आरबीआई क्या करता है? उसके ऊपर रेपो दर लगाता है। रेपो दर का मतलब क्या है? जब वाणिज्यिक बैंक अल्पकालीन समय के लिए आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं और जो आरबीआई ब्याज दर लगाता है वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर अल्पकालीन लोन के लिए, उसे बोलते हैं रेपो दर। अब मान लीजिए मुद्रा पूर्ति को कम करना है, तो आरबीआई क्या करेगा? बैंक दर को बढ़ा देगा। बैंक दर को भी बढ़ा देगा, रेपो दर को भी बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा? जब बैंक दर और रेपो दर बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जो वाणिज्यिक बैंक है उसको लोन महंगा पड़ेगा, यानी कि जब वो वाणिज्यिक बैंक से लोन लेना जाएगा तो क्या होगा? उसको वाणिज्यिक बैंक से लोन महंगा पड़ेगा। यानी कि जब वाणिज्यिक बैंक को ही लोन महंगा मिल रहा है तो जब जनता को पैसा देगा तो उससे क्या होगा? जनता को भी लोन क्या पड़ेगा? वो महंगा पड़ेगा। इससे क्या होगा? मुद्रा पूर्ति जो होगी वो जो अर्थव्यवस्था में ज़्यादा है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह अगर मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था में कम है, उसे ज़्यादा करना है, तो आरबीआई क्या करता है? बैंक दर और रेपो दर को क्या कर देता है? कम कर देता है। दोनों को क्या कर देगा? दोनों को कम कर देगा। कम करने से क्या होगा? अब जब वाणिज्यिक बैंक आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक से उधार लेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा? कम ब्याज देना पड़ेगा। इसी प्रकार जब जनता लोन लेने वाणिज्यिक बैंक के पास आएगी तो उसको भी कम ब्याज देना पड़ेगा वाणिज्यिक बैंक को। तो इससे क्या होगा? जनता के पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे, क्योंकि जनता अब ज़्यादा लोन लेगी क्योंकि ब्याज कम देना पड़ रहा है। इससे समाज में क्या होगी? मुद्रा पूर्ति बढ़ जाएगी। ठीक, इतना समझ गए आप? अब देखिए, इसके अलावा एक चीज़ और होती है, उसको बोलते हैं विपरीत रेपो दर, यानी कि इसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट ये क्या होता है? देखिए, जैसे आरबीआई जब कमर्शियल बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पैसों को अपने पास रखता है, उनको क्या करता है? कुछ लोन मतलब कुछ ब्याज देता है। मान लीजिए आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों ने अपना कुछ पैसा यानी कि नगद कोष क्या किया? जमा किया। तो जो पैसे इसके पास आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों ने जमा किया है, तो आरबीआई क्या करेगा? उस पे कुछ उसको क्या करेगा? ब्याज देगा, यानी कि पैसे देगा। तो इसी को बोलते हैं विपरीत रेपो दर। विपरीत रेपो दर का मतलब क्या है? जब वाणिज्यिक बैंक अपने नगद कोष को आरबीआई के पास जमा करते हैं, तो जो वाणिज्यिक बैंक को वह आरबीआई जिस दर पे ब्याज देता है उसी को बोलते हैं विपरीत रेपो दर। अब देखिए, दूसरा आता है नगद आरक्षित कोष और वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात और नगद आरक्षित कोष को ही मिला के हम क्या बोलते हैं? वैधानिक कोष आवश्यकताएं। अब ये इसका मतलब क्या है? नगद आरक्षित कोष का मतलब क्या है और वैधानिक तरलता अनुपात का मतलब क्या है? देखिए, मान लीजिए कोई बैंक है, उसके पास 100 रुपए हैं, ठीक? तो बैंक जो है उसे 100 रुपए को पूरा का पूरा उपयोग करने का अधिकार नहीं होता है। तो आरबीआई क्या बोलता है बैंक से कि क्या करो, तुम कुछ पैसे मेरे पास रख दो। मान लो 10 रुपए तुम मेरे पास रख दो और 20 रुपए तुम क्या करो? अपने पास रख लो, ठीक? और क्या करो, जो तुम्हारे पास 70 रुपए बच रहे हैं उसे तुम क्या करो? जनता को लोन दे दो, या इसका जो भी उपयोग करना है तुम कर लो, ठीक? लेकिन मान लीजिए अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति ज़्यादा है, यानी कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति आवश्यकता से अधिक है, तो क्या करेगा आरबीआई? क्या करेगा? इसको जो अपने पास पैसे रखने को बोलता था वाणिज्यिक बैंक को, क्या करेगा आरबीआई? बढ़ा देगा। बोलेगा बैंक से कि तुम अब 10 रुपये मेरे पास मत रखो, अब तुम मेरे पास कितने रुपए रखो? अब तुम मेरे पास 20 रुपए रखो, और तुम अपने पास भी 20 रुपए रखो, ठीक? अब जब 20 रुपए वाणिज्यिक बैंक किसको दे देगा? आरबीआई को दे देगा, और 20 रुपए अपने पास रखेगा, तो इसके पास कितने रुपए बचेंगे? 60 रुपए बचेंगे। तो 60 रुपए जब बचेंगे तो इससे क्या होगा? जनता के पास लोन कम जाएगा।
तो इससे क्या होगा, जो जनता है उसके पास मुद्रा आपूर्ति यानी कि अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्या होगी, मुद्रा आपूर्ति कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, मुद्रा आपूर्ति को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक, अब इसी से हम दो शब्दों का अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक, जो ये नगद आरक्षित कोष है और जो वैधानिक तरलता अनुपात है, इसका मतलब क्या है। देखिए, जो नगद आरक्षित अनुपात है इसका मतलब होता है जो पैसे आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंक रखता है, ठीक, उसे क्या बोलते हैं, नगद आरक्षित कोष, नगद आरक्षित अनुपात बोलते हैं। और वैधानिक तरलता अनुपात किसे बोलते हैं, जो पैसे वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखता है उसे वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। यानी कि वह पैसा जो वाणिज्यिक बैंक आरबीआई के पास रख रहा है उसे हम बोलेंगे नगद आरक्षित अनुपात। ठीक, और मान लीजिए वह पैसा जो बैंक अपने पास खुद रख रहा है उसे क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। नगद आरक्षित कोष को अंग्रेजी में CRR बोलते हैं और इसको यानी कि वैधानिक तरलता अनुपात को SLR बोलते हैं। ठीक, SLR बोलते हैं, और इन दोनों को मिलाकर वैधानिक कोष आवश्यकता बनती है। यानी कि CRR और SLR क्या हो जाएंगे, वैधानिक कोष अनुपात। इसी को अंग्रेजी में वैधानिक कोष अनुपात को LRR बोलते हैं, यानी कि LRR। ठीक, यानी कि LLR बराबर CRR प्लस SLR। ठीक, SLR और CLR क्या बनाते हैं, मिलके LRR बनाते हैं। दूसरा आता है खुले बाजार की क्रियाएं। अब देखिए खुले बाजार की क्रियाएं क्या हैं, इनको जान लेते हैं। देखिए, खुले बाजार की क्रियाओं का मतलब ये होता है, जो आरबीआई होता है जब उसे मुद्रा पूर्ति कम करनी रहती है अर्थव्यवस्था में, तो क्या करता है, वो प्रतिभूतियों को बेचता है। प्रतिभूति मतलब सिक्योरिटीज। वो क्या करेगा, मार्केट में सिक्योरिटी को क्या करेगा, प्रतिभूति को क्या करेगा, बेचेगा। जब प्रतिभूति को बेचेगा तो क्या होगा, जितना भी पैसा क्या रहेगा, जनता के पास रहेगा जितना भी रुपया, और जितना रुपये भी पैसा क्या रहेगा, इसके पास बैंक के पास रहेगा, उसमें से कुछ पैसा क्या होगा, बैंक को आरबीआई के पास चलाएगा। यानी कि जनता का भी पैसा और वाणिज्यिक बैंक का भी पैसा क्या होगा, आरबीआई के पास चलाएगा। इससे क्या होगा, जो मुद्रा आपूर्ति है अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, इससे मुद्रा की पूर्ति को हम क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। यानी कि जब मुद्रा पूर्ति को कम करना होता है तो आरबीआई क्या करती है, खुले बाजार की क्रियाओं के तहत प्रतिभूतियों को बेचती है। और जब मुद्रा पूर्ति को क्या करना रहता है, अर्थव्यवस्था में बढ़ाना रहता है, तो आरबीआई क्या करती है, खुले बाजार की नीति के तहत क्या करेगी, आरबीआई खुले बाजार क्रियाओं के तहत क्या करेगी, आरबीआई प्रतिभूतियों को क्या करेगी, खरीदेगी। यानी कि अब क्या करेगी, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से और जनता से क्या करेगी, प्रतिभूतियों को खरीदेगी। इससे क्या होगा, जनता के पास और वाणिज्यिक बैंकों के पास क्या आ जाएगी, मुद्रा आ जाएगी। यानी कि इससे क्या होगा, जो मुद्रा पूर्ति होगी वो नियंत्रित की जा सकती है। यानी कि खुले बाजार की क्रियाओं के तहत आरबीआई प्रतिभूतियों को बेचता और क्या करता है, खरीदता है। ठीक, अब दूसरा आता है गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण में क्या शामिल है, सीमांत आवश्यकताएं, साख की राशनिंग और नैतिक प्रभाव। अब सीमांत आवश्यकताएं क्या है, मान लीजिए अगर जनता को क्या करना है, लोन की जरूरत है, तो जब वो लोन ले ले वाणिज्यिक बैंक के पास जाएगी जनता, तो क्या करना पड़ेगा, उसे कुछ मान लीजिए गिरवी रखना पड़ रहा है। तो मान लीजिए जनता को 100 रुपए का लोन चाहिए, तो क्या कर रही है, 120 रुपए का लोन लेने के लिए कोई भी सामान अपना क्या कर रही है, बैंक के पास गिरवी रख रही है। और जो 100 और 120 के बीच अंतर है 20 रुपए का, इसे को बोलते हैं सीमांत आवश्यकता। यानी कि जो 20 रुपया है इसी को बोलेंगे सीमांत आवश्यकता। अब मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति ज्यादा है, तो क्या सरकार क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, सीमांत आवश्यकताओं को बढ़ा देगा। अब सीमांत आवश्यकता को 20 से बढ़ाकर क्या कर देगा, 50 कर देगा। यानी कि अगर अब आपको 100 रुपए का लोन चाहिए तो आपको अब 120 नहीं 150 रुपए देने पड़ेंगे, और 150 रुपए का सामान गिरवी रखना पड़ेगा, किसके पास, वाणिज्यिक बैंक के पास। इससे सीमांत आवश्यकता बढ़ने से क्या हो गई, मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में कम हो जाएगी। ठीक, और मान लीजिए सीमांत आवश्यकताएं अगर मान लीजिए आरबीआई घटाता है, मान लीजिए आरबीआई क्या करता है, सीमांत आवश्यकताएं घटा देता है। मान लीजिए आपको 100 रुपए का लोन चाहिए, तो आरबीआई क्या बोलेगा, ठीक है आप 100 रुपए का लोन चाहिए ना, तो आप वाणिज्यिक बैंक के पास जाइए और कितने रुपए का, अब 120 रुपए का नहीं, अब क्या करिए आप, अब 110 रुपए का क्या करिए, कोई भी सामान अपना गिरवी रख दीजिए और क्या करिए, लोन ले लीजिए। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी। इससे मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाएगी। ठीक, आपको मैं ऐसे गिरवी रखना समझा रहा हूँ, तो जिससे आप आसानी से समझ सकें। ठीक, अब दूसरा आता है साख राशनिंग। अब साख राशनिंग क्या होगा, देखिए जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति ज्यादा होती है तो जो आरबीआई होता है वो क्या करता है, कुछ ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करता है
जिनको क्या करता है आरबीआई क्या बोलता है वाणिज्यिक बैंकों से कि इनको साख ना दिया जाए। मान लीजिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति ज़्यादा है, अब उसको मुद्रा पूर्ति किसको आरबीआई को मुद्रा पूर्ति कम करनी है, तो क्या कहेगा ये आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से कि तुम कृषि क्षेत्र में लोन दो, लेकिन जो तुम्हारे पास अगर कोई मान लो वाणिज्यिक वाणिज्यिक क्षेत्र से संबंधित व्यक्ति आता है, मान लीजिए तुम्हारे पास कोई बहुत बड़ा व्यापारी आता है, रियल एस्टेट का कारोबारी आता है, तो उसे तुम क्या करो उसको लोन मत दो। यानी कि इसमें क्या करती है साख राशनिंग करती है, यानी कि किसी एक विशेष क्षेत्र को क्या करती है साख देने से मना करती है, या किसी एक विशेष क्षेत्र में खास साख देने को क्या करती है प्रोत्साहित करती है। अब नैतिक प्रभाव क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक कुछ बैंकों के ऊपर नैतिक प्रभाव बनाता है, मतलब बैंक पत्रों के जगह से वार्ताओं के माध्यम से कि आप क्या करिए वाणिज्यिक मतलब लोन कम दीजिए। ठीक, इससे भी क्या होगा जब ये नैतिक प्रभाव बनाएगा वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर, तो जनता में अर्थव्यवस्था में मौद्रिक आपूर्ति कम हो जाएगी। ठीक, और मान लीजिए कि मौद्रिक आपूर्ति बढ़ाना है तो क्या नैतिक प्रभाव के तहत क्या कहेगा वाणिज्यिक बैंकों से वार्ता पत्रों की तरह या पत्रों के माध्यम से ये बोलेगा कि आप सभी क्या करिए जनता को लोन ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। ठीक, इसी के साथ क्या होता है ये आपका साख नियंत्रण के जितने भी उपकरण थे समाप्त होते हैं। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। देखिए रेपो दर क्या होती है। रेपो दर वह अल्पकालीन ब्याज दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक जैसे कि भारत में आरबीआई कोष की कमी की स्थिति में वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन समय के लिए उधार देता है। रेपो दर का मतलब होता है जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कम समय के लिए जो ब्याज ऋण देता है और जो उस पर ब्याज दर लगाता है उसी को रेपो रेट कहते हैं। यानी कि कम समय के उधार के लिए वाणिज्यिक बैंक को जो रेट आरबीआई लगाता है उसी को क्या बोलते हैं रेपो रेट बोलते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को साख के नियंत्रण के लिए सक्रिय रूप से इस्तेमाल किया है। रेपो दर के बढ़ने से केंद्रीय बैंक से उधार लेने की लागत बढ़ जाती है। यानी कि जब रेपो दर बढ़ जाएगा तो क्या होगा जो जितने भी कमर्शियल बैंक है वो अगर आरबीआई से उधार लेना चाहेंगे तो क्या होगा उनको उधार महंगा पड़ेगा। ठीक, यह वाणिज्यिक बैंकों को उनके ऋण की दर को बढ़ाने के लिए मजबूर करता है, जो ऋणियों को ऋण लेने के लिए हतोत्साहित करता है। जब अगर वाणिज्यिक बैंक को ही पैसा आरबीआई से महंगे में उधार पे मिल रहा है तो जनता को भी क्या करेंगे महंगा ही ऋण उधार देंगे, तो इससे क्या होगा जनता ऋण लेने के लिए क्या होगी हतोत्साहित होगी, यानी कि जनता ऋण कम लेगी। ठीक, यह वाणिज्यिक बैंकों की साख निर्माण की क्षमता को कम करता है और रेपो दर की कमी से विपरीत प्रभाव होगा। यानी कि इससे क्या होगा जो वाणिज्यिक बैंक की साख निर्माण की क्षमता होगी इससे क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और रेपो दर के कमी में भी इससे विपरीत प्रभाव होगा। यानी कि जब रेपो दर की कमी होगी तो क्या होगा जनता ऋण ज्यादा लेगी और वाणिज्यिक बैंकों को फिर क्या होगा ऋण ज्यादा मिलेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है बैंक दर। बैंक दर क्या होता है, बैंक दर को मैंने बताया ना, बैंक दर वह दर होता है जिस दर पर आरबीआई से बैंक क्या करते हैं दीर्घकालीन समय के लिए क्या करते हैं लोन लेते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को उनकी दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उधार देता है। यानी कि जब दीर्घ समय के लिए उधार लेंगे दीर्घ समय के लिए तो उसको क्या बोलते हैं बैंक दर, और जो कम समय के लिए उधार लेंगे तो उसको क्या बोलेंगे रेपो दर। रेपो मतलब वैसे होता भी है जल्दी, जैसे कि रेपिडो बना है ना वैसे ही रेपो है, रेपो से ही निकल के रेपिडो शब्द बना है। रेपिडो मतलब जैसे कि ऑटो आप सुने होंगे ना, रेपो मतलब जल्दी होता है। ठीक, अब देखिए बैंक दर का वही प्रभाव होता है जो रेपो दर का होता है, अर्थात बैंक दर में वृद्धि केंद्रीय बैंक से उधार लेने को लागत बढ़ा देती है। यानी कि बैंक दर का वही प्रभाव रहता है जो रेपो दर का रहता है। जैसे हम रेपो दर बढ़ाते हैं तो बैंक को लोन आरबीआई से महंगा पड़ता है, वैसे ही जब हम बैंक दर को बढ़ाएंगे तो आरबीआई से बैंक को लोन लेना क्या पड़ेगा महंगा पड़ेगा, जिससे व्यापारिक बैंक द्वारा उधार लेने की दर बढ़ जाती है। ठीक, यानी कि जब उधार लेंगे जनता व्यापारिक बैंकों से तो क्या होगी उसकी दर बढ़ जाएगी। यह ऋणियों को ऋण लेने से हतोत्साहित करती है जिससे व्यापारिक बैंकों की साख सीजन की क्षमता कम होती है। ठीक, अब देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या है। रिवर्स रेपो रेट वह रेपो दर से ठीक विपरीत होती है, यानी कि यह रेपो दर से क्या होती है ठीक विपरीत होती है। रिवर्स रेपो रेट रेपो दर से क्या होती है ठीक विपरीत होती है। देखिए जब व्यापारिक बैंक के पास अतिरिक्त कोष होते हैं तब वह उन्हें केंद्रीय बैंक के पास जमा करके ब्याज
कमा सकते हैं। यानी कि जब बैंकों के पास ज़्यादा पैसा होता है तो क्या करेंगे, बैंक ऐसे पैसे तो खाली रखेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, आरबीआई के पास पैसा जमा कर देंगे। जब आरबीआई के पास पैसा जमा करेंगे तो आरबीआई क्या देगा, उन्हें कुछ ब्याज देगा। तो जो ब्याज आरबीआई देता है, जब मतलब कमर्शियल बैंक अपने पैसे मतलब आरबीआई के पास रखते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट मतलब जब वाणिज्यिक बैंक अपने पैसे को किसके पास रखते हैं, अतिरिक्त कोष को आरबीआई के पास रखते हैं, तो जो ब्याज आरबीआई उनको देता है उसी को बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट, यानी कि जिसको हिंदी में बोलते हैं विपरीत रेपो दर। ठीक, अतः यह वह ब्याज की दर है जिस पर केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की जमाएं स्वीकार करता है। इन जमाओं पर केंद्रीय बैंक द्वारा चुकाया गया ब्याज रिवर्स रेपो दर कहलाता है। ठीक, जब रिवर्स रेपो दर को बढ़ाया जाता है तो यह व्यापारिक बैंकों को उनके कोष केंद्रीय बैंक में जमा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यानी कि जब रिवर्स रेपो दर ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो बैंक होंगे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कहाँ जमा करेंगे, आरबीआई के पास जमा कर देंगे। इससे उनके पास पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब उनके पास पैसा कम रहेगा यानी कि वाणिज्यिक बैंकों के पास, तो क्या करेगा, जनता के पास भी वो पैसा कम दे पाएंगे, यानी कि जनता को उधार लोन कम दे पाएंगे। इससे क्या होगा, जो मुद्रा आपूर्ति होगी वो प्रभावित होगी। इसका व्यापारिक बैंकों की उधार देने की क्षमता पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि वो जनता को उधार नहीं दे पाएंगे। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं। इससे अभिप्राय केंद्रीय बैंकों द्वारा जनता और वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई से सरकारी प्रतिभूतियों के खरीदने और बेचने से है। इसका मतलब क्या है, जनता या वाणिज्यिक बैंकों द्वारा आरबीआई से क्या करना, प्रतिभूतियों को खरीदना या बेचना। प्रतिभूति मतलब क्या होता है, सिक्योरिटीज, यानी कि जो प्रतिभूतियां होती हैं, जब आरबीआई उसे खरीदता या बेचता है तो इसे क्या बोलते हैं, खुले बाजार की क्रियाएं बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। ठीक, केंद्रीय बैंक जब वाणिज्यिक बैंकों को प्रतिभूतियां बेचता है तो उनके पास उपलब्ध कोष घट जाता है। यानी कि जब केंद्रीय बैंक क्या करेगा, प्रतिभूति बेचेगा वाणिज्यिक बैंक को, तो क्या होगा, जो वाणिज्यिक बैंक के पास पैसा है वो कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो तो अपना पैसा किस में लगा देंगे, प्रतिभूति को खरीदने में लगा देंगे। इससे क्या होगा, उनके पास ऋण देने के लिए भी पैसा कम हो जाएगा। इससे जनता को ऋण कम मिलेगा और मुद्रा की पूर्ति क्या हो जाएगी, आपूर्ति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी अर्थव्यवस्था में। केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों का क्रय कोष को बढ़ा देता है और बैंक की ऋण देने की क्षमता को बढ़ा देता है। यानी कि केंद्रीय बैंकों का जो प्रतिभूतियों का क्रय होता है, क्या करेगा, उनके कोष को बढ़ा देगा, किसके, वाणिज्यिक बैंकों को। जब उनके पास कोष ज्यादा आ जाएगा तो क्या करेंगे, वो जनता को ऋण भी क्या करेंगे, ज्यादा देंगे। इससे उनके ऋण देने की क्षमता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब देखिए वैधानिक कुछ आवश्यकताएं क्या होती हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, वैधानिक कोष आवश्यकताओं के अनुसार वाणिज्यिक बैंक कोष रखने के लिए बाध्य हैं या वाणिज्यिक बैंकों के साख निर्माण क्षमता को जल्द और सीधे से नियंत्रित करने की विधि है। यानी कि क्या होता है, जो बैंक होते हैं उनके पास अगर 100 रुपये आया है तो 100 रुपये लोन नहीं दे सकते हैं टोटल, उसमें से कुछ रुपए क्या करना पड़ता है, उनको अपने पास रखना पड़ता है और कुछ रुपए उनको क्या करना पड़ता है, आरबीआई के पास रखना पड़ता है। जो पैसे वो आरबीआई के पास रखते हैं उसको सीआरआर बोलते हैं, नगद कोष अनुपात बोलते हैं, और जो पैसे वो अपने पास रखते हैं उसको क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात, यानी कि एसएलआर बोलते हैं। ठीक, अब आइए इसे अच्छे से जान लेते हैं। वाणिज्यिक बैंकों को दो प्रकार से कोष रखने पड़ते हैं। ठीक, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, सीआरआर और सीआरआर और एसएलआर। अब देखिए इस नगद कोष अनुपात, जो कि जिसे हम क्या बोलते हैं, सीआरआर बोलते हैं, इसका अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा केंद्रीय बैंक के पास रखने जाने वाले शुद्ध मांग और स्वाभाविक देयताओं के एक न्यूनतम प्रतिशत से है। यानी कि इसका मतलब है जो वाणिज्यिक बैंक के पास जनता की कुल डिमांड डिपॉजिट है और जो कुल एफडी है उनका एक न्यूनतम प्रतिशत जो क्या करते हैं, वो केंद्रीय बैंक के पास रखते हैं। यानी कि यह वह अनुपात है जिसमें जिस अनुपात में क्या करता है वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक के पास एफडी और किसका डिमांड डिपॉजिट का पैसा का कुछ अंश आरबीआई के पास रखता है। ठीक, अब देखिए सीआरआर में बढ़ोतरी वाणिज्यिक बैंकों के अतिरिक्त कोष को कम कर देता है और उनकी साख निर्माण की क्षमता को सीमित कर देता है। यानी कि जब सीआरआर बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वाणिज्यिक बैंक में साख है यानी कि ऋण देने की क्षमता क्या हो जाएगी,
कम हो जाएगी। ठीक, और वैसे ही वैधानिक तरलता अनुपात है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, SLR बोलते हैं। देखिए, वाणिज्यिक बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित हिस्सा अपने पास नकद के रूप में रखना होता है। इसी को क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं। यानी कि जो बैंक अपने पास पैसे रखता है अपनी कुल जमाओं का, उसे ही बोलते हैं हम SLR, वैधानिक तरलता अनुपात। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय क्या हैं, हम उनको देख लेते हैं। साख नियंत्रण के गुणात्मक उपाय में सबसे प्रथम आता है सीमांत आवश्यकताएं, जिसको अंग्रेजी में मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। अब सीमांत आवश्यकताएं क्या है, इसका क्या तात्पर्य है, इसको हम जान लेते हैं। सीमांत आवश्यकताएं ऋण द्वारा ऋण लेने के लिए प्रस्तुत की गई प्रतिभूति के बाजार मूल्य और ऋण की राशि के बीच का अंतर होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप ऋण लेना चाहते हैं वाणिज्यिक बैंक से, तो आप जो उसके समक्ष प्रतिभूति क्या करेंगे, पेश करेंगे, उसका जो बाजार मूल्य है और जो आप ऋण ले रहे हैं उस राशि का जो मूल्य है, उस दोनों के बीच का अंतर ही क्या होगा, सीमांत आवश्यकता होगा। मान लीजिए आपको 100 रुपए का जरूरत है, आप 100 रुपए लोन लेने जाते हैं वाणिज्यिक बैंक के पास, तो वाणिज्यिक बैंक क्या कहता है, आप हमें 120 रुपए की क्या लाइए, प्रतिभूति दीजिए। तो आप क्या करेंगे, 120 रुपए की प्रतिभूति क्या करेंगे, बैंक को देंगे। तो आपको बैंक क्या करेगा, लोन देगा 100 रुपए का। अब आप देखेंगे 100 और 120 में कितने का अंतर है, 20 का अंतर है। यानी कि 20 का जो ये अंतर है, इसी 20 को क्या कहते हैं, सीमांत आवश्यकता यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। देखिए, सीमांत आवश्यकताएं आवश्यक हैं क्योंकि यदि बैंक प्रतिभूतियों के पूर्ण मूल्य के बराबर ऋण देता है तो प्रतिभूति की कीमत में कमी की स्थिति में बैंक को हानि होगी। देखिए, ये बोल रहे हैं कि सीमांत आवश्यकताएं जो हैं वो आवश्यक हैं। क्यों आवश्यक हैं, अगर मान लीजिए आप 100 रुपए का लोन लेने गए, आपको बैंक ने 100 रुपए का लोन दे भी दिया और आपने 100 रुपए की प्रतिभूति रखी, तो इसमें क्या होगा, बैंक को हानि हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके ऋण और आपका जो प्रतिभूति है उसका क्या है, दाम एकदम बराबर है, मूल्य एकदम बराबर है। इसीलिए क्या होते हैं, सीमांत आवश्यकताएं क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। अगर सीमांत आवश्यकताएं नहीं रहेंगी तो बैंक को क्या होगा, हानि होगा। यदि केंद्रीय सरकार द्वारा तय की गई सीमांत आवश्यकता 30% है, तो वाणिज्यिक बैंक को प्रतिभूति के मूल्य के 70 तक ही ऋण देने की अनुमति है। मान लीजिए अगर केंद्र सरकार ने जो सीमांत आवश्यकता है उसको क्या कर दिया है, 30% रख दिया है, तो जो वाणिज्यिक बैंक है वो कितना परसेंट लोन देगा, 70% ही लोन दे पाएगा। मान लीजिए अगर आप लोन लेने गए और इस समय कितना परसेंट जो मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट है, जिसे इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं सीमांत आवश्यकता, मान लीजिए इस समय 30% सीमांत आवश्यकता है। तो अगर आप 100 रुपए का प्रतिभूति लेके जाएंगे तो आपको 100 रुपए की प्रतिभूति के बराबर लोन नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 70 रुपए का लोन। ठीक, यानी कि सीमांत आवश्यकता अगर 30 है तो आप कितने का लोन पाएंगे, 70% का लोन पाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत आवश्यकताओं में वृद्धि उधार लेने की क्षमता को नहीं, यहाँ सीमांत आवश्यकताओं में वृद्धि उधार लेने की क्षमता और मुद्रा की पूर्ति को कम करती है। यानी कि जब सीमांत आवश्यकताएं बढ़ा दी जाएंगी, जब अगर सीमांत आवश्यकता 20 से बढ़ाकर 30 कर दी गई, तो क्या हो गया, आपको जो उधार लेना था वो क्या पड़ेगा, अब महंगा पड़ेगा। सीमांत आवश्यकताओं में कमी जनता को अधिक ऋण लेने के लिए हतोत्साहित करती है। यानी कि अगर सीमांत आवश्यकता में कम कर दी जाएगी, अगर आपको 100 रुपए का लोन चाहिए और आपसे ये कहा जाएगा आप अब 120 रुपए की जगह आप 110 रुपए का ही क्या लाइए, प्रतिभूति लाइए और हमारे पास प्रस्तुत कीजिए, तो क्या करेंगे आप ज़्यादा लोन लेंगे क्योंकि सीमांत आवश्यकताएं कम हैं। तो इसके माध्यम से भी क्या करता है केंद्रीय बैंक, मुद्रा की दिशा यानी कि मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। दूसरी है जो गुणात्मक उपाय, उसको हम बोलते हैं नैतिक अपील। नैतिक अपील को अंग्रेजी में बोलते हैं मोरल सिचुएशन। अब नैतिक अपील में क्या करता है केंद्रीय बैंक, यह देखिए, यह केंद्रीय बैंक द्वारा अन्य बैंकों पर डाले जाने वाले उस प्रभाव व दबाव का संयोग है जिसमें वह उसकी नीतियों के अनुसार ही कार्य करें। क्या बोलता है, वाणिज्यिक बैंकों के ऊपर केंद्रीय बैंक ऐसा दबाव डालता है जिसकी वजह से क्या करें, वो उसी के अनुसार क्या करें, कार्य करें। इसी को बोलते हैं नैतिक अपील। नैतिक अपील बैंकों पर वार्ता पत्रों, भाषणों और संकेतों को द्वारा की जाती है। यानी कि जो नैतिक अपील करता है आरबीआई, कैसे करता है, वार्ता पत्रों से करता है, भाषणों से करता है और संकेतों के माध्यम से करता है। नैतिक अपील का प्रयोग दोनों मात्रात्मक और गुणात्मक साख नियंत्रण के लिए किया जाता
है। यह सामान्यतः केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को विश्वास में लेने में सफल होता है, क्योंकि वह संकट की स्थिति में उनके लिए अंतिम ऋणदाता होता है। देखिए, वाणिज्यिक बैंक जब नैतिक अपील करता है ना, तो जो कमर्शियल बैंक है यानी कि वाणिज्यिक जो बैंक हैं वो क्या होते हैं, उनको वह मानना ही पड़ता है आरबीआई की बात को। क्यों? क्योंकि आरबीआई जो है ना उनका अंतिम ऋणदाता है। अगर आरबीआई की बात वो नहीं मानेंगे, आरबीआई की नैतिक अपील नहीं मानेंगे, तो आरबीआई क्या करेगा, उनको जब उनको लास्ट रूप में लोन की ज़रूरत होगी ना, तो वो भी नहीं मानेगा। इसीलिए क्या करता है, जो आरबीआई होता है वो नैतिक अपील करता है वार्ता पत्रों और भाषणों के माध्यम से, और जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उसे भी मान लेते हैं। अब देखिए, चयनात्मक साख नियंत्रण। अब इसे आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। अंग्रेजी में इसे बोलते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। देखिए, चयनात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आरबीआई दूसरे बैंकों को विशेष क्षेत्रों को निश्चित उद्देश्य के लिए ऋण देने या न देने के लिए निर्देश देता है। यानी कि आरबीआई क्या करता है, इसके अंतर्गत जो विशेष क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था को, उनको बोलेगा इस क्षेत्र में लोन दो, इस क्षेत्र में लोन मत दो। मान लीजिए, अगर कोई किसान है, मान लो एक किसान है, अगर इसको ऋण चाहिए तो आरबीआई क्या बोलेगा कि हाँ आप इसको ऋण दे दीजिए। और अगर मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, देख लीजिए जैसे ये बिजनेसमैन है बहुत बड़े, तो इस बिजनेसमैन को अगर ऋण चाहिए तो आरबीआई क्या बोलेगा, आप इस बिजनेसमैन को ऋण मत दीजिए, क्योंकि इससे मुद्रा पूर्ति और ज़्यादा हो जाएगी। ये बिजनेस में लगाएगा पैसा तो इससे मुद्रा पूर्ति बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक, इसीलिए क्या बोलता है, इसे चयनात्मक साख नियंत्रण बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या होता है, यह भी दो तरीके से काम करती है। पहला सकारात्मक रूप में और दूसरा किसमें, नकारात्मक रूप में। सकारात्मक रूप में प्राथमिक क्षेत्रों जैसे कि कृषि, लघु उद्योग, निर्यात आदि के लिए ऋण उपलब्ध कराना शामिल है। यानी कि सकारात्मक क्षेत्र में क्या होता है, सकारात्मक क्षेत्र में क्या करती है, ये कहती है कि ठीक है, तुम जो लघु उद्योग हैं, जो कृषि है, उसको क्या करो, ऋण दो। लेकिन नकारात्मक में क्या कहती है, ये बोलती है कि कुछ क्षेत्र को क्या करो, लोन मत दो। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि रवि एक किसान है, सरकार चाहती है कि कृषि को बढ़ावा मिले, तो केंद्रीय बैंकों को बैंक निर्देश देता है कि आरबीआई जो होता है वो निर्देश देता है कि रवि जैसे किसान को सस्ते और आसान ऋण दें। यह सकारात्मक तरीका है। सकारात्मक तरीका समझ गए, जब वो कहेगा कि आप किसानों को क्या करें, लोन को दें। ठीक, लेकिन नकारात्मक तरीका वह होता है, वहीं अगर किसी क्षेत्र जैसे रियल एस्टेट में ज़रूरत से ज़्यादा निवेश हो रहा है और उसकी कीमतें अस्वाभाविक रूप से बढ़ रही हैं, अत्यधिक मूल्य वृद्धि यानी कि बहुत ज़्यादा उसमें उछाल आ रही है रियल एस्टेट में, तो केंद्रीय बैंकों को निर्देश देता है कि ऐसे क्षेत्रों को ऋण देने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ऐसे क्षेत्रों को ऋण देना क्या करें, आप सीमित करें। यह क्या है, नकारात्मक तरीका है। नकारात्मक तरीका कब होता है, जब क्या होता है, जब वो बोलता है कि इस क्षेत्र को लोन मत दो। और सकारात्मक कब होता है, जब सकारात्मक तरीका वह होता है जिसमें बोलता है कि इस क्षेत्र को लोन दो। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त होता है आरबीआई यानी कि केंद्रीय बैंक का। हम कमर्शियल बैंक के जो कार्य हैं और जो कमर्शियल बैंक के द्वारा मुद्रा का निर्माण किया जाता है उसको अगले वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। और अगर आपको मनी वाला यानी कि मुद्रा की वीडियो देखनी है तो आपको हमारे चैनल पे वह वीडियो उपलब्ध मिल जाएगा। आप अर्थशास्त्र की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपके लिए उस वीडियो की लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देता हूं, आप वहां से मुद्रा की वीडियो देख लीजिएगा। अब आपको मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कमर्शियल बैंक कैसे काम करते हैं और मुद्रा निर्माण वो कैसे करते हैं। इसी के साथ आप सब पढ़ते रहिए। आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ लो।